हेलो फ्रेंड्स, हेड टू क्लासेज में मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 और ये 41 से लेकर 90 तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपको क्या करेंगे, नंबर दिलाएंगे। क्योंकि जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आप जो पढ़ के आए हैं सब्जेक्टिव के रूप में उसका यहाँ पर रिवीजन करके आप अपने फैक्ट को, तथ्य को अपने दिमाग में अधिक समय तक रख सकते हैं। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु की प्रचलन का प्रमाण मिला? तो अंतरजी खेड़ा से। कहाँ से मिला है? अंतरजी खेड़ा से। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। किसका? सामवेद का। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे? मीमांसा से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से पता चलता है? तो यजुर्वेद से चलता है। और यजुर्वेद गद एवं पद वाला वेद भी है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वैदिक युग में सभा को क्या कहा जाता था? तो वैदिक युग में सभा को मंत्री परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी दस्तकरी आर्यों के व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहारगिरी जो थी आर्यों के व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। किस वेद में, देव लिख दिया है, तो किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर अथर्ववेद होगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो पाणिनि द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि द्वारा रचित है, जिसमें 8 अध्याय हैं। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। और सबसे पुराना जो मनुस्मृति है पूछता एग्जाम में, सबसे पुरानी स्मृति कौन सा है? तो मनुस्मृति ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसकी मंत्र की उल्लेख किया गया है। यानी पूछ आपके एग्जाम में कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और किस ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? जो सैंधववासी होते थे, जो हड़प्पा काल चल रहा था, तो वही पूछ रहा है इसमें, मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? क्या प्रदा प्रथा एवं वैश्य प्रथा प्रचलित थी? जी, ये प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलित थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक काल में 2 प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थी? तो अपाला, घोषा, सिक्ता, ये सब जो थी क्या थी? प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थी। ठीक है। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो एक क्वेश्चन में मतभेद है, इसमें कई किताबों में कई चीज़ लिखा है, तो इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। ऐसे 22 से 89 एक बार देख लीजिए आप लोग। संगम काल की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी थी? संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो तमिल व्याकरण ग्रंथ जो था तोल्काप्पियम था। क्या था? तोल्काप्पियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तोल्काप्पियम की रचना किसने की है? तो तोल्काप्पियम की रचना की है तोल्काप्पियर ने। किसने किया है? तोल्काप्पियर ने। तोल्काप्पियम से आप लोग याद कर लिए तोल्काप्पियर, आसानी से आपको याद हो जाएगा। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल। देखिए, एक चोल का जो आएगा चोल शासक वो 800-900 काल में आएगा। ये 250-300 ईस्वी में चोल शासक था, उसकी बात कर रहे हैं। तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था करिकाल था। करिकाल गद्दी पर कब बैठा? तो करिकाल गद्दी पर 190 ईस्वी के लगभग बैठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस चोल वंश के शासकों ने उद्योग धंधे एवं कृषकों को प्रोत्साहन दिया? तो कह रहा है किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे एवं कृषकों को प्रोत्साहन दिया? तो आपका आंसर होगा क्या? करिकाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। मानसून की खोज किसने की थी? मानसून की खोज किसने की थी? तो मिस्र का एक नाविक था हिपालस, या हिपालुस कई किताबों में मिलता है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। मानसून की खोज हिपालस नामक व्यक्ति ने की थी, जो मिस्र का नाविक था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उरैयर था। क्या था? उरैयर। नेक्स्ट चलते हैं।
पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्यों की राजधानी मदुरा थी। कहाँ थी? मदुरा, ठीक है, या मदुरै। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पे था? तो चेर वंश का शासक केरल पे था। कहाँ था? केरल पे। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेंगुट्टुवन। क्या था? सेंगुट्टुवन, जो चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। किस शासक को लाल चेर भी कहा जाता था? तो ध्यान दीजिएगा आपको कि चेर वंश का प्रसिद्ध शासक जो था सेंगुट्टुवन था, उसे भी लाल चेर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? तो गुप्त वंश की स्थापना 319 ईस्वी में श्रीगुप्त द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा, ठीक है। और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है? घटोत्कच। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासन करने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? बहुत ही IMP क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, जिसे आप लोग देख लीजिए कि गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक एवं एक गणितज्ञ थे। क्या थे? खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? जो आर्यभट्ट थे, गुप्त वंश चला था, उसी के समकालीन थे, ठीक है। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त जो शासक था, वहाँ की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। और इनके दरबार में भी नवरत्न रहते थे। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, वैसे गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में नवरत्न रहते थे। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो गुप्त जो राजवंश था, कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थे। ये देखिए क्वेश्चन है, गुप्त राज के क्या है? गुप्त राज के किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था? गुप्त राजवंश के किस शासक ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था? तो स्कंदगुप्त महोदय ने हुड़ों के आक्रमण को रोका था। नेक्स्ट चलते हैं, अजंता एवं एलोरा कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? तो अजंता और एलोरा जो हैं गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कालिदास किसके राज दरबारी कवि थे? तो कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं विक्रमादित्य, उन्हीं के दरबार में थे और इन रत्नों में भी शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरर जो अभिलेख था, उसका संबंध भानुगुप्त से था। और 510 ईस्वी में एरर अभिलेख से सर्वप्रथम एरर अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख भी देखने के मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी जो यात्री फाहियान था, वो 402 ईस्वी में, कब? 402 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। भारतीय संस्कृत का स्वर्णयुग किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त युग को भारतीय स्वर्ग का स्वर्णयुग कहा जाता है। सेतुबंध की रचना किसने की थी? तो सेतुबंध की रचना वाकाटक ने की है। किसने? वाकाटक ने सेतुबंध की रचना की है। आप लोग याद करिए। एक मंदसौर अभिलेख है, उसकी रचना, चाहे उसका एक प्रकार से कहिए उल्लेख, तो वत्सभट्ट ने की है, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो वही क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृत, ठीक है। सेतुबंध की रचना किस वंश ने की थी? तो ये पेज वही रिवीजन हो गया, देख लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो आपको समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। और ये वीणा बजाते थे, ठीक है। और इन्हीं के सिक्के पर इन्हें वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। कौन सा गुप्त शासक भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर पूछे किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। स्कंदगुप्त के किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? कह रहा है स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कौम स्तंभ लेख से इन्हें क्या कहा गया है? सक्रोपम कहा गया है। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता जो थे विष्णु थे। और दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ था? तो 4वीं सदी में ये लौह स्तंभ दिल्ली में निर्मित हुआ था। और फाहियान जो आया था, उसके द्वारा लिखित ग्रंथ फोकुकी किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्या? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। और हर्षवर्धन के काल में जो हेनसांग आया था, वो सिक्की की रचना की थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी और किस शासक से थे?
तो अमरकोश की रचना अमर सिंह ने किया था। किसने? अमर सिंह ने किया था, और भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1500 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है, जिससे आप अपनी तैयारी का जल्द से जल्द रिवीजन कर सकते हैं कम समय में। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कठिन है, उसे आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए। और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन कर रहा हूं जो आपको 100% में से मैं आपसे वादा करता हूं कि 50-60% आप उसे कर पाएंगे, 40% तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप पढ़ते नहीं हैं, और वही परसेंट क्वेश्चन क्या होता है, अगर एग्जाम में आता है तो हमारा सिलेक्शन उस क्वेश्चन की वजह से रुक जाता है। तो इसके बाद जो मैं 1500 क्वेश्चन सीरीज हो जाने के बाद उसमें से मैं कुछ अलग रखा हूँ कि जिससे आप उसे भी पढ़ लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें और अपना सिलेक्शन लें। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।